मेरे दादाजी एक रिटायर्ड डिटेक्टिव हैं। अपनी जिंदगी के 27 सालों तक उन्होंने डिटेक्टिव का काम किया है और बहुत सारे केसेस पर काम किया है। मुझे बचपन से ही दादाजी के केसेस की मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद था। दादाजी ने मुझे अपनी और अपने साथियों की बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। हालांकि जब मैं छोटा था तो दादाजी हमेशा मुझे सच्ची कहानियां नहीं बताते थे कि कहीं मैं डर ना जाऊं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, दादाजी मुझे अपने काम के बारे में और ज्यादा बताने लगे। अभी 2 साल पहले से दादाजी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। धीरे धीरे वो बेड पर आ गए और चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे। लेकिन बीमार होने के बाद दादाजी ने मुझे अपने कैरियर की कुछ ऐसी कहानियां बताई जो उन्होंने मुझे पहले कभी नहीं बताई थी। एक दिन दादाजी ने मुझे अपना एक फोल्डर दिखाया जिसको वो पहले कभी मुझे नहीं देखने देते थे। उस फोल्डर का नाम था द इम्पॉसिबल केसेस। दादाजी बोले कि मैं अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला हूं। मुझे पता है कि मेरा अंत करीब है, इसलिए मरने से पहले मैं तुमको कुछ ऐसे राज बताना चाहता हूं जिन्होंने मुझे आज तक परेशान करके रखा है। दादाजी ने मुझे वो फोल्डर खोल के दिखाया। उसमें उन तमाम केसेस की फाइल्स रखी थी जिनको दादाजी आज तक नहीं सुलझा सके थे। दादाजी ने बताया कि वो उन फाइल्स के पन्नों को कितनी बार पढ़ चुके थे, उन केसेस पर ना जाने कितनी बार शुरू से काम कर चुके थे, लेकिन नहीं सुलझा सके। आगे मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे मुझे मेरे दादाजी ने बताया था। यह केस एक मर्डर और किडनैपिंग का केस था। कम से कम हम तो यही मान के चल रहे थे। मैं और मेरा एक और साथी, हम दोनों को यह केस दिया गया था। एक फैमिली थी जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी 6 साल की बेटी थे। एक दिन अखबार वाला सुबह सुबह जब उनके घर अखबार डालने गया तो उसने देखा कि उनका दरवाजा खुला हुआ है, जबकि पहले कभी भी उनका दरवाजा इतनी सुबह खुला नहीं होता था। तो उसने थोड़ा सा अंदर झांक के देखा तो अंदर उसे उस वाइफ की लाश पड़ी दिखाई दी। तुरंत पुलिस को कॉल किया गया तो हम वहां पहुंचे। घर में पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो हमने नोटिस की वो थी कि घर में किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था सिवाय उस लाश के। लेकिन उसकी लाश पर भी कोई चोट का निशान नहीं था। घर की कोई चीज बिखरी या गिरी भी नहीं हुई थी। पूरे घर की तलाशी ली तो हस्बैंड और बेटी वहां नहीं थे। जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि मर्डर हस्बैंड ने किया था और वो बेटी को अपने साथ लेके चला गया होगा। हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन लोगों के पास 2 कार थीं और वो दोनों अभी घर के बाहर ही खड़ी थी। तो शायद वो पैदल पैदल ही वहां से गए होंगे। लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने उनमें से किसी को भी बाहर जाते नहीं देखा। पास वाले पार्क में सुबह सुबह बहुत सारे लोग घूमने आते थे और किसी ने भी उनको बाहर जाते नहीं देखा था। ना ही उनके घर से किसी तरह के शोर शराबे की कोई आवाज आई थी। साथ ही बता दूं कि उस वाइफ की लाश का एक बाल भी इधर से उधर नहीं हुआ था। लाश के चेहरे पर कोई शिकन, कोई दर्द नजर नहीं आ रहा था। वो किचन में कमर के बल पड़ी थी। उसकी आधी बॉडी एक टेबल के नीचे थी। एक हफ्ते बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि वो तो बस मर गई थी, बिना किसी कारण के। डॉक्टर्स उसके मरने का कोई कारण पता नहीं कर पा रहे थे। ना तो उसकी उम्र ज्यादा थी, ना ही उसको किसी तरह की कोई बीमारी थी, ना वो स्मोक या ड्रिंक करती थी। उसकी मौत बिल्कुल ऐसी थी जैसे 1 सेकंड पहले वो जिंदा हो और अगले ही पल मर गई हो। खैर, हमने पूरे घर की बहुत अच्छे से तलाशी ली कि कहीं कुछ तो कोई सुराग मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई हथियार, कोई खून के छींटे, पैरों के निशान, कुछ भी नहीं। उस दिन हम सुबह से लेकर शाम तक उनके घर में ही रहे। फिर शाम को यह सोच के कि 2 दिन बाद फ्रेश माइंड से फिर से इस केस को देखेंगे, हम वहां से चले गए।
उसकी लाश को भी शायद अगले दिन ही वहां से उठाया जाना था। फिर अगले दिन हम उस जगह पहुंचे जहां वो हस्बैंड काम किया करता था। वो एक कंपनी में सुपरवाइजर था। वहां हमें पता चला कि उसकी ज्यादातर सुबह की शिफ्ट हुआ करती थी और कल भी वो सुबह की शिफ्ट में काम करने 5 बजे के आसपास ऑफिस आया था। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि उसने अपने साथ एक बॉक्स भी लिया हुआ था जिसमें शायद कुछ सामान था। वो बता रहा था कि वो सामान उसको तैयार करके घर पे लगाना है, लेकिन वो क्या था ये किसी को नहीं पता। ऑफिस आते ही वो सीधा उस चीज पे काम करने में लग गया, लेकिन उसने उसे पूरा नहीं किया। करीब 6:15 पे उसको टॉयलेट जाते देखा गया था, लेकिन बाहर निकलते उसे किसी ने नहीं देखा। उनकी बातें सुनने के बाद मैंने वो पॉइंट्स अपने नोटपैड में नोट करने के लिए अपना नोटपैड निकाला तो पता चला कि मेरा नोटपैड तो कल उस घर में छूट गया है। तो हम वापस उस घर में गए। वहां पहुंचे तो देखा कि डेड बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन हम जैसे ही घर में घुसे हमें बहुत ही गंदी बदबू आई, सड़ती हुई लाश की बदबू। लेकिन वो लाश तो सिर्फ एक दिन पुरानी थी, उसमें से ऐसी बदबू कैसे आ सकती थी? मैंने वहां मौजूद कुछ दूसरे पुलिस ऑफिसर से पूछा कि ये बदबू कहां से आ रही है, तो उन्होंने बताया कि ये बदबू अभी कुछ ही मिनट पहले आना शुरू हुई है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार ऐसी बदबू महसूस की थी। इससे पहले भी मैं बहुत बार सड़ती हुई लाशें देख चुका था, लेकिन उस घर में तो ऐसी बदबू आ रही थी कि जैसे उस घर के हर एक कोने में, हर एक दीवार में लाशें सड़ रही हों। कुछ ही मिनटों में हमने नोटिस किया कि सबसे ज्यादा बदबू ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी, लेकिन उसको तो हम कई बार चेक कर चुके थे। मैंने खुद उस पूरे फ्लोर को 5 बार छाना था। तो मैं और मेरा साथी ऊपर वाले फ्लोर पे गए तो एक अलमारी के अंदर हमें एक बॉक्स रखा हुआ मिला। ज्यादा बड़ा तो नहीं था, 2 फुट लंबा होगा, रेक्टेंगल शेप का, और वो बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसमें से खून निकल रहा था। हमने उसी वक्त बिना उसे छेड़े नीचे मौजूद फोटोग्राफर्स और दूसरे लोगों को ऊपर बुला लिया। उन्होंने उसकी फोटो वगैरह खींची और फिर उस बॉक्स को खोला गया, और बॉक्स खोलते ही धड़ाम से उस हस्बैंड की लाश निकल के नीचे गिरी। आप अंदाजा लगाइए, वो आदमी 6 फीट लंबा था और बहुत तगड़ा भी था, और उसको उस 3 फीट के बॉक्स में बंद किया गया था। उसकी लाश का बुरा हाल हो रखा था, सारी हड्डियां टूट चुकी थी, शरीर के अंदर से सब बॉडी पार्ट्स बाहर निकल रहे थे। एक इंसान को इस तरह ठूंस कर एक बॉक्स में बंद कर दिया गया था। किसने और क्यों? उसको देखने से लग रहा था कि वो लाश कम से कम 2 हफ्ते पुरानी है। स्किन बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि कल ही तो उसके ऑफिस के लोगों ने उसको ऑफिस में देखा था। साथ ही बता दूं कि लाश की आंखें भी नहीं थी। हम सब वहां खड़े हैरानी से वो सब समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी हमें एक आवाज सुनाई दी, किसी छोटी लड़की की आवाज, मदद मांगते हुए। ऊपर वाले फ्लोर पे खड़े सब लोगों को, नीचे वाले फ्लोर पे बाहर दरवाजे के पास खड़े लोगों को, पीछे गार्डन में खड़े लोगों को, सबको वो आवाज सुनाई दी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सबको वो आवाज अलग अलग डायरेक्शन से आती सुनाई दी थी। मैंने खुद वो अपने सर के ऊपर से आती सुनी थी। पहली बार आवाज आई, हेल्प मी, तो मैंने झट से ऊपर देखा, लेकिन जाहिर है वो ऊपर तो नहीं हो सकती थी। ऊपर तो पंखा था। उस पूरे घर में उस वक्त 10-15 लोग मौजूद थे। हमने सबसे पूछा। किसी ने बताया कि उनको वो आवाज किचन से आई, तो किसी ने बताया कि उनको बेडरूम से आई थी,
किसी को पेड़ के ऊपर से तो किसी को कार के नीचे से आई थी, और सभी को वो आवाज करीब 1 मिनट तक लगातार सुनाई दी थी और फिर अचानक से खामोश हो गई। वो लोग क्रिश्चियन थे, तो 1 हफ्ते बाद उस आदमी के भाई ने उनका कब्रिस्तान में फ्यूनरल करवाया। सब कुछ ठीक रहा। उन्होंने लाशों को बॉक्सेस में डाल के दफना दिया। उनके यहां ये रिवाज था कि मरने के बाद इंसान की कब्र की थोड़ी सी मिट्टी को एक पॉट में डालकर यादगार के तौर पर रखा जाता था। लेकिन फिर शायद 2 महीने बाद मुझे पता चला कि उनकी कब्र की मिट्टी वाली उस पॉट को किसी ने चुरा लिया है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर उसके 1 महीने बाद हमारे पास कॉल आई। उस वाइफ की लाश उसकी कब्र से निकलकर उसके हस्बैंड की कब्र के ऊपर हाथ करके बैठी हुई थी, बिल्कुल आराम से, जैसे कि वो वहां बैठी आराम कर रही हो। जाहिर है वो लाश खुद तो अपनी कब्र से बाहर नहीं निकल सकती थी। किसी ने उसकी लाश को खोद के बाहर निकाला था और उसके हस्बैंड की कब्र के ऊपर रखा था। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उनकी मिट्टी के जो पॉट्स अभी 1 महीना पहले गायब हो गए थे, वो उसके हाथ में थे और उनके ऊपर कुछ लिपटा हुआ था, जो बाद में पता चला कि वो उसी के हस्बैंड की स्किन थी। लेकिन कैसे? क्योंकि उसके हस्बैंड की स्किन तो लाश से उतारी ही नहीं गई थी। मैंने खुद उसकी काली पड़ चुकी स्किन को देखा था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस पॉट के अंदर जो मिट्टी थी उसमें हमें 3 आंखें मिली, जिनमें से सिर्फ एक उस हस्बैंड की थी। बाकी 2 आंखें किसकी थी, किसी को नहीं पता। सब कुछ दिमाग चकरा देने वाला था। ये जो कुछ हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था। लेकिन हमारे काम में हम इस तरह की बातों के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि एक बार आपके दिल में भूत या इस तरह की चीजों का डर आ गया तो आप अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। आज उस बात को बीते 22 साल हो चुके हैं। उस बच्ची की आवाज मुझे आज भी सुनाई देती है, और ये कोई मेरा वहम या पागलपन नहीं है। वो आवाज तुम्हारी दादी ने भी सुनी है, वही आवाज, 6 साल की बच्ची की आवाज। और फिर एक दिन 12 मई 2007, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं किसी काम से अपने पुराने घर गया था और वहां मुझे वही बच्ची दिखाई दी। मेरा मतलब वही 6 साल की बच्ची जिसकी फोटो मैं उस केस पर काम करते हुए 1000 बार देख चुका था। मुझे उसकी शक्ल बहुत अच्छे से याद थी। वो कोई और नहीं थी, वो वही थी, हमारे पुराने घर के बगल में खड़ी रोती हुई, वो वही थी। उसको देख के मैं जल्दी से अपनी कार को साइड में लगा के उसके पास जाने लगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था। मेरे दिल में डर था, बहुत ज्यादा डर, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचता, वो गायब हो गई। मुझे लगा मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे सच में लगने लगा था कि मैं पागल होता जा रहा हूं। लेकिन फिर घर आने के करीब 1 घंटे बाद मेरे साथी की कॉल आई, वही साथी जो मेरे साथ इस केस पर काम कर रहा था। 5 साल पहले दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो जाने के बाद उस कमीने ने मुझे आज तक एक बार भी कॉल नहीं किया था। उसने बताया कि उसको वो बच्ची दिखाई दी, एक बस स्टॉप पे बैठी रोती हुई। वो दूसरे शहर में रहता था और अगले ही दिन उसने सुसाइड कर लिया। उस बच्ची की आवाज मुझे आज भी रात में नींदों से उठा देती है। कभी मुझे वो बाथरूम से आवाज देती है तो कभी सीढ़ियों से। कई बार रात में जब मैं अपने बेड पे लेटा होता हूं तुम्हारी दादी के बगल में, तो वो आवाज मुझे तुम्हारी दादी के मुंह से आती सुनाई देती है। हमें उस लड़की का कभी कोई सुराग नहीं मिल सका। और तुम्हें पता है इस तरह के केसेस के साथ डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है? इन्हें कूड़े में डाल दिया जाता है। इतना कहते ही दादाजी चुप हो गए। इस केस के बारे में याद करके
दादाजी के चेहरे पर शिकन मैं अच्छे से देख पा रहा था। मैंने इस बारे में आगे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं दादाजी के ऐसे और केसेस के बारे में जानना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, दादाजी खुद ही बोल पड़े। तुम्हें क्या लगता है, यह केस पेचीदा था? फिर उन्होंने उस फोल्डर से एक फाइल और निकाली और बोले, अब मैं तुमको इस दूसरे केस के बारे में बताता हूं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप आगे भी इस तरह की कहानियों के वीडियो सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आऊंगा कुछ और सच्ची डरावनी कहानियां लेकर। अभी के लिए गुड बाय।